बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी कर्ज़ों के हवाले से। मुझ पर, आप पर, हर पाकिस्तानी जो शहरी है और साथ साथ जो हर पैदा होने वाला बच्चा है या फिर वो पैदा हो चुका है आज की डेट में, वो इस वक्त 3,25,000 रुपये का मकरूज़ है। अब ये मैं नहीं कह रही, बल्कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की जानिब से एक इजलास मुनाकिद किया। सेनेट की कायमा कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसकी सदारत सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर कुल कर्जे हैं उनकी मिकदार 81,000 अरब रुपए हो चुकी है और 26,000 रुपये बैरूनी कर्ज बताए जा रहे हैं और 55,000 रुपये मुकामी कर्ज भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम हिसाब लगाते हैं पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से 25 करोड़ की हमारी तकरीबन आबादी है, तो फीकस 3,25,000 रुपए बनते हैं। हुकूमत आई और गवर्नमेंट की जानिब से यही कहा गया था कि महंगाई का तोड़ निकाला जाएगा, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और अभी ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन से पहले चंद महीने ही हम पीछे चले जाएं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मुसलसल ये बता रहे थे कि जो महंगाई 38-37% पर पहुंच चुकी थी, अब उसको हमने कम किया है और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। यानी गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से ये भी क्लेम किया जाता रहा कि महंगाई इस वक्त सिर्फ 3% है, 4% है, या फिर बहुत बढ़ गई तो उन्होंने बताया कि महंगाई 5-6% तक पहुंची है। लेकिन जो 37-38% महंगाई जब बढ़ी थी, उस वक्त जो घी का रेट था, जो चीनी का रेट था, जो दालों का रेट था, जो आटे का रेट था, वो 38% महंगाई थी, तब भी वही था, वो आज भी वही है। जब गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया जाता रहा कि महंगाई 3-4% तक रह गई है, सिंगल डिजिट में आ गई है। तो ये कर्ज किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। हर गवर्नमेंट आती है और यही कहती है कि जो पहले हुकूमत मौजूद थी उन्होंने इतना कर्ज ले लिया, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया, इसलिए हम मजीद जो है वो मुल्क को संवारेंगे, बनाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलसल फिर IMF से कर्ज लिए जाते हैं, मुसलसल फिर जो है वो हम पर कर्जा जात बढ़ते जा रहे हैं। और IMF की जानिब से अब ये भी शर्त लगाई गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाए और ये भी कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में तकरीबन 90 से 100 रुपये इजाफा हो सकता है और जो डीजल है उसकी कीमत में तकरीबन 200 रुपये इजाफा हो सकता है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हुकूमत तो महंगाई को सिंगल डिजिट पे ले आई थी, उसके बावजूद चीज़ें भी महंगी हैं, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम PTI की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनके खिलाफ इसीलिए तहरीक अदम इस्तेहकाम आई थी कि महंगाई का तोड़ नहीं निकल पा रहा, महंगाई को बुनियाद बना के उनको घर भेजा गया था। और अब क्या हो रहा है, आप भी, बल्कि आपको भी मुबारक हो, आप पे भी 3,25,000 रुपए का कर्जा है। हाँ जी, और मेरी फैमिली का अगर देख लें तो हर बच्चे के साथ अहलिया और हम सब इस कर्जे में अब डूब चुके हैं। कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। हाँ जी, ये तो फिर अब जाहिर है ये तो 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। और हुकूमत वैसे भी वो कर्ज जो वापस करना है वो हमसे ही लेकर करना है, कुछ खुद तो जनरेट नहीं कर रही हुकूमत। तो टैक्सेस से ही इकट्ठा करती है कोई भी हुकूमत और टैक्सेस बढ़ा रही है। जिस तरह भी आपने पेट्रोल का जिक्र किया, वहां भी टैक्स लग रहे हैं, हर जगह टैक्सेस है। और इसी तरह इसमें हैरानकुन बात यह है कि इतने टैक्स लगाने के बाद भी FBR का टैक्स टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा। 9 माह में 610 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। वो किस तरह पूरा करना है, उसके लिए जनाब हल ये है कि मजीद टैक्सेस लगा दिए जाएं। सही। और यहाँ पर मसला ये है, जो एक अजीब बात मुझे नजर आती है, आपने जिस तरह IMF का जिक्र किया, यानी IMF की हमने हर बात माननी है, हर बात कि जी वो IMF नहीं कहता, IMF रिलीफ नहीं दे रहा, IMF कह रहा है कि जी बिजली की कीमतें बढ़ा दें, वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। IMF कह रहा है कि आप मीटर का खर्चा आप 5 गुना कर दे, 3 गुना तो हो गया है खैर, अगर आपने अब नया मीटर लगवाना है तो तार का खर्चा आपको लग पड़ेगा। लेकिन IMF इनको नहीं रोकता कि जी चेयरमैन सेनेट के लिए आप 14 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकते, इससे नहीं रोकता। आप 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेकर नहीं फिर सकते, इससे IMF नहीं रोकता। इन 30 गाड़ियों का मतलब यह है कि लाखों रुपए का पेट्रोल सिर्फ आपने एक दफा जला देना है। यहां तो ताजियत के लिए भी जाना है तो वहां भी 30-30 गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, इसके लिए IMF नहीं रोकता। IMF जितने आपके मुफ्त खर्चे हो रहे हैं, तमाम पार्लियामेंट में हैं, दीगर बड़े बड़े इदारे, तमाम जितनी बड़ी पोस्ट हैं, उनके लिए, जो उनके मुलाजमीन के लिए और घर के लिए गैस, बिजली, पानी, पेट्रोल सब मुफ्त है, उस पर नहीं रोकता। लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने से वो रोक देता है। ये IMF की समझ नहीं आती और उससे ये रोक भी नहीं पाते। यानी गवर्नमेंट भी नहीं कहती हाँ कि हमें कुछ ना कहिएगा, बाकी ठीक है हम निचोड़ लेंगे आम आदमी को।
और फिर ये कर्जे लिए जाएंगे, वो IMF के कर्जे हों, वो दोस्त ममालिक के कर्जे हों, और वो वापस किसने करने हैं, इससे सोचते नहीं है। असल में मसला ये होता है कि हर शख्स को ये एक इक़्तिदार में आने के बाद होता है कि जी मेरे पास है 5 साल, सही, मैं कर्ज ले लेकर जैसे भी गुजारा कर जाऊं और आखिर में ऐसा दिखा दूं देखिए मैंने बड़ा कुछ कर दिया है, किसने देखना है, आम आदमी ने, और उसके बाद मुझे दोबारा बारी मिल जाए। दोबारा बारी क्या मिलनी है, कर्ज लेकर भी बेहतर नहीं हो सकते। और खतरनाक बात यह है सिद्रा कि हमने जितना कर्ज आप सोचिए कि पिछले 70 साल में लिया, उससे ज्यादा पिछले हमने 5 साल में ले लिया है या 8-10 साल में ले लिया। आप सोचे, यानी वो अगर हमने 100 रुपया लिया हुआ था तो हमने पिछले 4-5 साल में 200 ले लिए, 100 रुपए से भी ज्यादा हमने ले लिया। तो ये कर्ज वापस कैसे होगा, उसके लिए कोई एक्सपोर्ट हमारी हो जिसकी वजह से हम कोई तरक्की कर सके, हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो जिसकी वजह से हम तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। नहीं, हम तो नीचे जा रहे हैं। उसामा मुस्तकबिल का सबसे अच्छा पैमाना, आपने कहा कि पिछले 8-10 साल में हमने जितना कर्ज ले लिया है, इससे पहले 60 सालों में हमने उतना जो है वो 70 साल में पाकिस्तान पे इतना कर्ज नहीं था। मुझे ये बताइए, ये कर्ज फिर लग कहाँ रहा है? हमारे बच्चे जो है वो अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वो आज भी टूटे फूटे, ना उनको साफ पानी मिल रहा है वहां पर, ना उनके बैठने का मुनासिब इंतजाम है, बिल्डिंग्स का बुरा हाल है। कितनी हमने नई यूनिवर्सिटीज बना दी हैं, क्या हमने किया है इस सारे कर्ज का? आवाम तो आज भी रो रही है। हम देखिए अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सके, हमने कर्ज लिए, तनख्वाहें दे दी, हमने कर्ज लिए, हमने स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, किस इदारे का मैं नाम लूं, किस किस बात का हम रोना रोएं, वहां पर हमने ये खर्च कर दिए। और इसी तरह पेंशन्स इनकी हैं, इनकी तनख्वाहें हैं, इनकी मरात है, वहां पर हमने खर्च कर दिए बहुत सा हिस्सा। बाकी जाहिर है कि सरकार के खर्चे होते हैं, तनख्वाहें होती हैं। आप नोट कीजिए ना, यहाँ क्या आज भी क्या होता है, सरकारी नौकरी किस तरह से मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, क्यों, क्या होगा। आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर नई फोर्स बन गई, पीरा फोर्स में आप चले जाएं तो शिकायतें आप देखिए किस तरह से आ रही हैं कि वहां से रिश्वत दी जाती है। यानी जितनी महंगाई होगी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर की कमाई से उसे गुजारा कर लेंगे। रेडी वाले तक आपने जो रेट लिस्ट देनी होती है वहां पर 50 रुपए से लेकर, या दुकानदार है तो 100-150 रुपए लेके, वो 5-10 रुपए का एक पेपर है जो जिम्मेदारी है कि जी हर जगह जाके लगाया जाएगा कि आज की रेट लिस्ट है। तो हर जगह जो जितना खा सकता है वो खा रहा है। और हमने ये कर्ज लेकर उन जगहों पर लगा दिए, जिस तरह देखिए साहिवाल कोल पावर प्लांट है, हमने सोचा ही नहीं कि हमारे बल वायबल होगा, अगले कुछ सालों में नहीं होगा। जिस तरह अब देखते हैं कि सोलर का आया जी, अब समझ नहीं आ रही क्या करना है। ओ जी आपने सोलर अगर लगा लिया है तो अब उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छा जो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, जो उसने लाइसेंस लिया उससे अब हम उसका जीरो कर देंगे, सोलर खत्म करना है, सोलर लगाना है। हमारी कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। इसी तरह हमने इतने पावर प्लांट्स ऐसे लगा लिए, हमने सोचा ही नहीं, अब उसका सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, तो ये कर्ज वहां पर जा रहा है, सर्कुलर डेट में जा रहा है, सरकारी तनख्वाहों में जा रहा है, जो हमने पहले कर्ज लिए हैं उनकी सूद की अदायगी में जा रहा है, और हम वो कर्ज कोई लुटा ही नहीं पा रहे, मजीद कर्ज लेते चले जा रहे हैं, पिछले कर्ज को लुटाने के लिए और अपना मुल्क चलाने के लिए मजीद कर्ज ले रहे हैं। हमने वहां पर पैसा ही नहीं लगाया। आपने FBR की बात की है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, और उसके जरिए हमने जो है वो बैरूनी कर्जे और अंदरूनी कर्जों को उतारना है। FBR सबसे ज्यादा टैक्स सैलरी क्लास से ले रहा है। सैलरी क्लास तो आपको खुद मालूम है कि कितनी का सैलरीज होती हैं, किस तरह से जो है ना सिर्फ वो सैलरी से पहले टैक्स देते हैं, उसके बाद हर छोटी से छोटी माचिस की डब्बी भी खरीदेंगे तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम इनसे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं लाया जा रहा? अभी भी लाहौर जैसे बड़े शहर में कितनी बड़ी बड़े ऐसे कारोबार मौजूद हैं, वो चाहे कपड़े का कारोबार है या फिर वो रेस्टोरेंट चेन्स का कारोबार है, वहां पर जो है वो FBR की रसाई नहीं है, वो कैश पेमेंट पर चल रहे हैं। वो अगर उनको आप कार्ड ऑफर भी करते हो तो वो कहते हैं जी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, आप कैश पे करें। और ये मैं बड़ी बड़ी जगहों की बात कर रही हूँ। उसकी वजह यह मेहनत नहीं करनी हमने। क्या जरूरत है, जब बड़ा आसान है, जो रिकॉर्ड में मौजूद है, सैलरी वाला बंदा उससे आप टैक्स ले लें। पेट्रोल है, सबसे आसान काम है, आप इन पे टैक्स ले लें। कहां जाकर सारा कुछ करेंगे, और फिर जाएंगे तो अपनी कमाई कहां से लेंगे? FBR ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, वैसे मैं आपको बता दूं, गाड़ियां खरीदने में, दफ्तर बनाने में, कई दफा इनको कर्ज मिला है, और वो सारा आप देखिए यहां पर लगा है। कोई ऑटोमेशन नहीं हुई, कोई AI का इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़ी दफा हमने सुना कि जी इतने 40 लाख बंदों का हमारे पास डाटा आ गया है। ये मैं सालों से सुन रहा हूं, सालों से, कि जिनका लाइफस्टाइल मैच ही नहीं करता, वो टैक्स नहीं है, टैक्स पेयर ही नहीं है, और उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास बंगले हैं, ये ऐसे लोग हैं और टैक्स में है ही नहीं, टैक्स नहीं दे रहे उसका। बिल्कुल ऐसा है। कहां गए? वही जो शख्स टैक्स दे रहा है उसी को मजीद निचोड़ दो, उसी के ऊपर और टैक्स लगा दो, क्योंकि आसान काम है ना। बड़ा सादा सा मैंने आपको बताया कि जी जो तनख्वाह ले रहा है उसका तो सारे रिकॉर्ड होगा कि जी ये पैसे इधर जा रहे हैं, अच्छा उसमें से टैक्स। और तनख्वाहदार तबका सिर्फ ये नहीं कि तनख्वाह पर टैक्स दे रहा है,
आप देखें उसके बाद वो जब कोई चीज खरीदता है, जैसे आपने कहा वो पेट्रोल भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, उस पर टैक्स देगा। अगर वो बाइक बेचारा खरीदता है उस पर भी टैक्स देगा, गाड़ी खरीद रहा है उस पर भी टैक्स देगा। उसके बाद वो पानी की बोतल खरीदता है उस पर टैक्स है, जीएसटी हर खाने पीने की चीज पर उसने देना है। तो हर चीज, अच्छा बिजली इस्तेमाल करेगा, आप सोचिए जरा, अब बिजली इस्तेमाल करने में फिक्स चार्जेस कितने ज्यादा लग गए हैं, वो कहां से? होना तो चाहिए ऐसा सिस्टम हो कि एक शख्स जो टैक्स दे रहा है वो अब बाद में रिक्लेम करे कि देखिए मैंने ये देखिए बिजली पर मेरे से टैक्स ले लिया गया है, जबकि मैं तो टैक्स अपना दे चुका हूं इनकम पर। अब आप बिजली पर मुझसे क्यों टैक्स ले रहे हैं, आप मुझ पर गैस से क्यों टैक्स ले रहे हैं, इन चीजों पे ना ले। लेकिन वो तनख्वाह पर 100 रुपए की थी उसकी तनख्वाह, 20-25 रुपए वहां कट गई, उसके बाद कुछ बिजली में कट गई, गैस में कट गई, फीसों में कट गई, उसके बाद 18% जीएसटी में कट गई, जो भी चीजें उसने खरीदी हैं, पेट्रोल में, मोटरसाइकिल, उसने कोई चीज खरीदी कट, उसके लिए अपने इस्तेमाल की तो शायद 20-25 रुपए बचते हो, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही। उसामा गाजी, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जिन डेवलप कंट्रीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट जिनकी पॉलिसीज हम पे लागू करने की कोशिश करें, वहां पर तो प्लास्टिक मनी है, और हमारे यहाँ अभी भी मेरा ख्याल है कोई 70-80% जो कारोबार है वो कैश टू कैश हो रहा है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये, ताजिर आज तक इनके कंट्रोल में नहीं आए गवर्नमेंट के। इन्होंने शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी, उन्होंने नहीं मानी, 2-4 हड़तालें की, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने कहा जी तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, हमने तमाम ताजिरों को टैक्स नेट में लाना है। क्या ये लाने में कामयाब हो गए टैक्स नेट में? ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़ा चीखते हैं, लेकिन वो मुझे याद है एक ही दफा एक ट्वीट आ गया था खैर मरीम नवाज साहिबा का, तो उसके बाद वो चीजें कुछ रिवर्स हो गई थी। उसका भी कोई मैकेनिज्म नहीं बन सका, क्योंकि जब ताजरों की बात सुने वो कहते हैं जी देखिए हम बिजली पे भी टैक्स दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी पे टैक्स दे रहे हैं, हम इस पे दे रहे हैं। भाई वो हम सब दे रहे हैं हुजूर, ये बात नहीं है। जो अमीर ताजर है वो कुछ तो आए, तो कोई फार्मूला बनता है, उस पर खराबी आ जाती है कि अच्छा दुकान पर टैक्स लगाएं, वो कहेंगे जी हर दुकान पे एक जैसा आप कैसे लगा सकते हैं, उसकी मेजरमेंट पे सोने की दुकान और कोयले की दुकान का आप मुआवजा तो नहीं कर सकते कि जी ये किस तरह से है, फिर किसका कितना कारोबार चल रहा है इसका भी नहीं पता। तो उसकी आमदन का कोई तरीका होना चाहिए, वहां पर जाकर के उसकी आमदन कितनी है, जब उस पर नहीं हो पाता तो जी अच्छा आपका टर्नओवर देखें, फिर हर चीज पर उतनी कमाई नहीं होती। एक फर्ज कीजिए एक छोटी चीज है उस पर 10% प्रॉफिट आ रहा है, एक कोई शख्स उतना ही बेचकर कोई और चीज उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट आता है 100 रुपए की। बिल्कुल ऐसा। ताजिर मसला यह है कि वहां पर कारकुन बहुत होते हैं किसी खास जमात के, या उनके अपने लोग एमएनए एमपीएस इस तरह के इन्फ्लुएंस लोग होते हैं जिनकी पहुंच होती है, तनख्वाहदार तबके की पहुंच वहां पर नहीं होती। तनख्वाहदार का आपने क्या करना है, तो लिहाजा कारकुन वो जो तनख्वाह का होगा वो उस तरह से कारकुन नहीं होता, क्योंकि अगर ही वो तनख्वाह ले रहा है, ना उसने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, ना उसने एमपीए का लड़ना है, ना वो एमएनए ने अपनी जो फौज एक जफर मौज रखी होती है साथ मुसलसल, या जिनको नवाजना होता है वो नहीं, सरकारी नौकरी या दीगर जगहों पर तो नहीं वो काम करने वाला बंदा जो है वो इस तरह तो नहीं फिर सकता। तो वहां पर टैक्स लग जाता है, उनके चीखने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ताजिर का ये मसला है कि अगर आप हुकूमत में हैं और ताजिर बरादरी में आपको लगता है कि उनके वोटर सपोर्टर या कारकुन खासतौर पर वो ज्यादा है, उनकी सुनवाई ज्यादा है, तो वहां तक तो बात चली जाती है। लेकिन उसके अलावा जिसकी नहीं है उसकी वहां तक पहुंच ही नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि जिसकी तो पहुंच आगे तक है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पूरे पाकिस्तान को हमने किफायतशारी मुहिम पे लगाया हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं, खिताब करते हैं, किफायतशारी मुहिम का दर्स देते हैं कि हमने किफायतशारी करनी है, हमने पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करना है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं। ये जो आपने प्रोटोकॉल की बात की थी, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात की थी, ये क्यों नहीं कट लग सकता? ये 1200-1500 सीसी गाड़ी में बैठना इन अफसरान की तौहीन क्यों है? क्यों इनके पास जो है वो 3500-4000 सीसी से बड़ी या फिर उतनी ही गाड़ी होनी चाहिए जिसकी फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, और फिर जो प्रोटोकॉल के डाले हैं वो भी फ्यूल पानी की तरह पीते हैं। आपने तो बात ही खत्म कर दी। देखिए वो कहते हैं कि सरकारी अफसर बने हैं तो इसलिए थोड़ी बने थे कि अब हम मोटरसाइकिल पर फिरेंगे या आम गाड़ी में फिरेंगे। अब इसका जवाब तो ये दिया जाता है जी क्या करें, खच्चर ले आए, घोड़े ले आए। भाई कौन कहता है आपको खच्चर घोड़े ले आए? आप वो गाड़ी भी सिंपल ले लें जो आपने बात की कि जी 4x4 आपको चाहिए और उसमें भी टॉप वेरिएंट चाहिए, टॉप वेरिएंट। बिल्कुल बिल्कुल। जो गाड़ी भी लेनी है, मसलन फर्ज कीजिए जिसको जितनी सैंक्शन हुई है उसमें उस गाड़ी का टॉप वजन 800 सीसी फर्ज कीजिए किसी अफसर को मिलनी है, उस 800 सीसी में भी टॉप वेरिएंट, 1500 है तो उसमें भी टॉप वेरिएंट। सोच का म्यार आप देखें। अब तो ये हुआ कि चूंकि लोगों ने जाकर, आप जैसे साफियों ने सवाल करना शुरू किया तो लोग भी देखते हैं अच्छा ये ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी, इसमें ये फैमिली क्यों आ रही है, ये तो सरकारी इस्तेमाल होनी चाहिए। तो क्या क्या हुकूमत ने, उन्होंने कहा आपको एक एक्स्ट्रा गाड़ी दे रहे हैं, दो घर के इस्तेमाल के लिए आप एक्स्ट्रा गाड़ी लें। जितना बड़ा जो अफसर है उसके लिए उतनी गाड़ी, उसके लिए इतना पेट्रोल, उसके लिए इतने मुलाजिम, और घर के इस्तेमाल के लिए आपको हम अलग गाड़ी दे देते हैं। तो ये हो रहा है।
अब उससे कहते ये हैं कि जी इससे कितना फर्क पड़ जाएगा, बात ही फर्क नहीं होती। देखिए जब आप खुद नजर आ रहे होते हैं, ठीक है हुकूमत नजर आ रही उसामा होती है। बाजी, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, मुझे आपकी बात काटनी पड़ी, माजरत चाहती हूँ मैं, लेकिन वाकई ही जब भी इस तरह की बात की जाती है तो कहते हैं जी इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। इसी से तो सारा फर्क पड़ रहा है। आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं, आपके 60 गाड़ियों के 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहे। आप प्रोटोकॉल लगाते हैं, पूरी रोड पर जब गाड़ियां रुक जाती हैं भाई उनका खर्चा होता है। जब तक इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ऊपर वाले नहीं बदलेंगे, नीचे तक इस इम्पैक्ट को लाना बहुत मुश्किल है। मुझे आपने ब्रेक पे जाने की इजाजत देनी है, वापस आते हैं मजीद टॉपिक पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मौसमियाती तगय्युरात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्लाइमेट चेंज पहले तो ये कोई अनसुना सा ही लफ्ज़ लगता था, लेकिन पिछले कई सालों से जब से 2022 का सैलाब आया है पाकिस्तान में, उसके बाद से मुसलसल हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। समझ ही नहीं आती कि एकदम से कैसे बारिश आती है, किस तरह से ओले गिरने लगते हैं। अभी चंद रोज़ पहले जो लाहौर में बारिश हुई है तो यालाबारी भी साथ हुई है। पिछले साल का वाक़या मुझे याद है जब इस्लामाबाद में एकदम से बहुत ज़्यादा शदीद यालाबारी हुई और इतने बड़े बड़े जो हैं वो बर्फ़ के ओले पड़े, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ तबाह होकर रह गई थी। कितना मौसम पाकिस्तान का तब्दील होने जा रहा है, कितना हो चुका है। अब ये जो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और आने वाले तकरीबन कोई 5 से 6 महीने, हमें क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, अपने माहौल को महफूज किस तरह से बनाना है, ये वो तमाम बातें हैं जिस पे आज हमने डिस्कशन करनी है। क्योंकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आपको पता है कि आजकल सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और 7 अफराद अभी तक मौत के मुँह में जा चुके हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे मौसम तब्दील होता है, कहीं पे करंट लगने के वाक़यात, कहीं पे बच्चों के पानी में खेलने के वाक़यात, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, छतें गिरने के वाक़यात, और फिर कभी कभी बारिश इतनी होती है कि लोगों का सामान घर बह कर रह जाते हैं। डॉक्टर जवेरिया कैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहिबा, कितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर हम देख चुके हैं और उसने अभी कितनी तबाही मचानी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि होने क्या वाला है और एकदम से तूफान आता है, सब लपेट के साथ ले जाता है। देखिए, बात जो है वो बड़े मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ों में करूँगी। बात यह है कि पता चलता नहीं वाली बात जो है वो थोड़ी सी हम पीछे छोड़ देते हैं। हमें पता चल जाता है। बात ये है कि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जो मौसम हम इंजॉय करते थे वो मौसम अब वेदर शिफ्ट्स की वजह से आपने देखा है कि वो कुछ प्रोलॉन्ग हो गए हैं, कुछ शॉर्टेस्ट हो गए हैं और कुछ हमें नज़र ही नहीं आ रहे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसमें हम शायद अपने बचपन में, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो आप लोग तो यंग है माशाल्लाह, तो हम चारों मौसम एंजॉय करते थे। खिज़ां को भी देखा था, स्प्रिंग को भी एंजॉय किया था, सर्दियां भी आती थी पर याद रहती थी कि सर्दियां हैं और पता होता था, महीनों की कैलकुलेशन होती थी पेरेंट्स को कि इस महीने में ठंड, इस महीने में छाँव, इसमें धूप, इसमें बारिश। और वो अब अगर आप हमारे बच्चों से पूछिए तो शायद उनको वो नजर नहीं आ रहे, वो समझते हैं गर्मियां ही है या फिर थोड़ी सी ठंड आती है और खत्म हो गया, खत्म हो जाता। तो एक्चुअली तो ये सारा जो रीजन है ये आपका पहला ग्लोबल वार्मिंग है, सही, जो कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, स्पेसिफिक दर्ज हरारत से जब ऊपर जाता है तो आपकी मौसमी तब्दीलियां आती हैं, और ये जब मौसमियाती तब्दीलियां आती हैं तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो आपके वेदर्स पे पड़ता है। अच्छा, अब जब ये चीज़ें आ रही होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आप रेन्स की बात कर रहे हो, आप फ्लड्स की बात कर रहे हो, आप मौसमों के स्टॉर्म्स की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो यानी कि थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। आजकल एक नई आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट आ गया हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं वो प्रॉब्लम ये आया है कि ये सारी चीज़ें अब वो साइकिल्स करीब हो गए, पहले वो जरा दूर थे। ठीक, तो वो हमें लगता था कि अच्छा वो जो एक बारिश हुई थी आज से कोई 4 साल पहले उस टाइप की नहीं होगी, तो अच्छा इस दफ़ा वाली थोड़ी ज़्यादा हो गई और कम हो गई। अब देखिए इस सारे में जो समझने की बात है वो ये है कि अब जो बारिश जो मैक्सिमम होती है ना, वो मैक्सिमम बारिश 30 डेज कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक, और वो तबाही मचाती है। अब कहीं पे कतरा पानी का गिर रहा हो ना, टिप टिप कर रहा हो, तो वो जगह पे वो उस जगह को खराब कर देता है, पत्थर पे निशान आ जाता है। जी बिल्कुल। तो अब ये जो बारिशें हैं, एक तो इसके साइकिल्स को समझना है, ठीक है, और दूसरा हमने ये देखना है कि हमें हमारे जो नेशनल डिजास्टर जो हमारा इदारा है वो हमें क्या अर्ली वार्निंग्स जो है वो बता रहा है। तो पहले तो हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर हम 2025 के सैलाब की तबाहियों को देखें तो बहुत रीसेंट हुआ है ना। तो अब 2026 में जब हम मानसून की तरफ जा रहे हैं
और आजकल जिस आज में टुडे हम बैठे हुए हैं और ये तबाहियां हमें नजर भी आ रही हैं, तो फिर ये मॉनसून आपका बहुत डेंजरस सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये अर्थ का जो टेम्परेचर रेज कर रहा है, हम कितने कसूरवार हैं इसमें, या डेवलप्ड कंट्री कसूरवार है और हम लोग भुगतने के लिए बैठे हुए? मैं कभी भी अपने कसूर को किसी पे और किसी के कसूर को खुद पे नहीं डालती। ठीक है, ये बराबर के सारे हम जिम्मेदार हैं। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम सब ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए, कुदरती माहौल को छेड़ा हमने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम गलत हैं। बात देखिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, हर मुल्क को ये करना है। ठीक है, लेकिन उसका दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि जो चीज हम कहीं इको अनफ्रेंडली हो रहे हैं, अनइको फ्रेंडली हो रहे हैं, या कहीं पे हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कोई हजार्ड हो रहा है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिससे हम क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट को कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें उसके ऑल्टरनेट्स अपनाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एनवायरनमेंट की बात की। एनवायरनमेंट आपको लगता है कि कभी भी हमारी तरजीहात में शामिल रहा है? हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, हमने दरख्तों पे दरख्त काट दिए, उसके बाद हमने मिल्वॉकी जंगल लगाने की कोशिश की कि हम जी पता नहीं कौन सा तीर मार रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेट हो सकता है, या हमारे जो प्लान मेकर्स हैं उनके जहन में ये रहता भी है कि भाई अपने आप को भी बचाना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी करनी? जी 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 जी, मैं इसी तरफ ही आने लगी हूँ। देखिए, सिर्फ हमारी जो कमी है ना, वो ये है कि हमने अवेयरनेस नहीं दी। हमने लोगों को अवेयरनेस नहीं दी। हमने उनको ये सिखाने में नहीं पूरे उतरे कि जी अगर हमने आपको वार्न किया है तो यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड यू हैव टू सेव योर चिल्ड्रन एंड योर लाइफ स्टॉक एंड योर थिंग्स एंड होम्स। पहले तो ये थोड़ा सा ना हमें उसको शऊर आगाही देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी से अगर हम कोई प्रोग्राम्स चलाते हैं, हम कुछ एड्स देते हैं, कुछ चीज़ें उन जगहों तक पहुंचती हैं, आपका प्रोग्राम एक बहुत इसको कहते हैं एक्ट ऑफ लीडरशिप। सो 89 का ये प्रोग्राम एक्ट ऑफ लीडरशिप है कि जी आप आज बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमें यही बताते हैं कि जी ये आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया, इस टाइम फ्रेम में आप इन चीज़ों को मिटिगेट करें, इनके लिए आप कुछ ऐसा करें कि ये कम से कम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए जो कुछ भी हुआ, देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका ऑल्टरनेट लगाना है, दरख्त भी लगाने हैं, डिफॉरेस्टाइजेशन नहीं करनी। लेकिन अगर कहीं किसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से करना पड़ गई तो आप उसकी जगह और दरख्त लगा दें। ठीक। अगर आपको कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई है जिससे आप समझते हैं कि कोई हजार्डियस वेस्ट निकलेगा, कोई CO2 निकलेंगे, कोई स्मोक निकलेगा, आप उस चीज को इस तरह मिटिगेट करेंगे, उसकी जगह फिर दरख्त लगा दें। ठीक है। तो ये जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो वो अपनानी चाहिए, दूसरा इसी चीज को आप और हम ये लेके चलें कि अगर हम कहीं पे थोड़ा सा भी एज अ पोल्यूटेंट कहीं पे काम कर रहे हैं गलती से या फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस, तो उसकी जगह हम फिर कुछ ऐसा ऑल्टरनेट करें जो उसके सारे इफेक्ट को मिटिगेट कर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अब बारिशें जो हैं वो रहमत कम और जहमत ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं। 2026 ये अभी जो चल रहा है, अप्रैल के बाद क्या होने वाला है? कितने बड़े बड़े डिजास्टर अभी हमने देखना बाकी हैं, क्योंकि मैं माजी को नहीं भूली कि किस तरह से किसान बेचारे रोते रह गए जब उनकी पूरे साल की मेहनत, फसलें जो हैं वो पानी बहाकर साथ ले गया आपने। देखिए, मैंने अभी इसीलिए नाम लिया ना कि आप 2025 के सैलाब की तबाहकारियों को अपने माइंड में रखें। ठीक। और 2026 के बारे में सोचें। ठीक। ये वाला जो आजकल की बात है जी, प्रेडिक्शन ये है, जनरल प्रेडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि जी देखिए रेन साइकिल्स आएंगे। ठीक। मॉनसून बहुत इस दफा इंटेंस आने वाली है और उससे बचाव के लिए आपने कुछ ना कुछ तदाबीर करनी है। ठीक है। जब आप गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर का प्लान है विच इज कॉल्ड 300 डेज प्लान। इसका मतलब बड़ा टेक्निकल हो जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट ईयर प्लान। ठीक है। और इसके बाद इसी प्लान को 3 टायर्स में डिवाइड किया है, यानी कि 3 स्टेजेस दिए हैं कि एक वो है 100 डेज का। जी जी नहीं, 100 का नहीं, इसको उन्होंने 5 years तक लेके गए। उन्होंने कहा पहला जो होगा वो 200 to 250 डेज, देन 2 to 3 years एंड देन 3 to 5 years। ठीक है। तो इसको इन्होंने देखना है। अच्छा, अब आपकी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है, आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, आपकी EPA भी काम कर रही है, आपने यहाँ पे जो है अपना प्रोविंशियल लेवल पे एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की हमारी मिनिस्ट्री है, वो भी काम कर रही है। काम कर रहे हैं। सिर्फ देखिए, उसके बाद मैं उसमें अगर एक और चीज ऐड करूं तो प्राइम मिनिस्टर प्लान के बाद फिर आपका जो CM के जो डिसीजंस हैं उसमें एक डिसीजन आपका और हमारा आ जाता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान बनाएं, और वो हमारा बन गया हुआ है। अभी जो टैकल होना है ना, ये मॉनसून को जिस तरह टैकल करना है, तो इस नाउ द प्लान इज देयर।
अब सिर्फ बात वही आ जाती है कि जिन लोगों में जाके आपने वो प्लान इम्प्लीमेंट करना है उनको पता होना चाहिए। उनको पता, आप बड़ा फोकस कर रही हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। अभी से गवर्नमेंट शुरू कर दे अवेयरनेस कैंपेन्स, जगह जगह जो हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से पिक्चर्स लगाई जाती हैं, स्टीमर्स, हर चीज़ के लगाए जाते हैं, तो फिर इन्वायरमेंट के बारे में भी आज से बात करेंगे तो लोग आने वाले वक्त में खुद को महफूज बना सकेंगे। पाकिस्तान में लाहौर शहर में हम लोग रहते हैं, पंजाब की अगर बात करते हैं, बड़े शहरों में ये मसला ज़्यादा है। रीज़न क्या है, सबसे बड़ी रीज़न? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि ट्रैफिक का इतना कंट्रीब्यूशन है, 43% बताया जाता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर फसलों की बाकियात को जलाया जाता है। हम लोग कितना कसूरवार हैं, या फिर गवर्नमेंट ने ऑन टाइम प्लान नहीं किया तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं? आपकी सारी बातें ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और, अभी आपने क्वेश्चन किया था उसको मैं शायद आधा एड्रेस कर सकी थी और आधा शायद बातों में रह गया। अच्छा, बात वही है कि वो चीज़ें जो जिसमें थ्रेशिंग है, क्रशिंग है, जिसमें आपके ये आप अनाज की बात करें कि उसके रेजिड्यूज को जलाया जाता है, फिर आपके हमारा CO2 का जो प्रॉब्लम है, जितने भी कार्बन एमिशंस हैं, हमारी गाड़ियों के धुएं हैं, पॉपुलेशन लाहौर की बहुत ज़्यादा हो गई है, आप उसको देखते हो। इंडस्ट्री ज़रूर है, मैंने वही कहा ना कि हमारी बेनिफिट के लिए है, लेकिन उसको इंडस्ट्री को अब देखिए 1997 का हमारे पास एक्ट है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पीपा 1997। उसमें ये सब कुछ मौजूद है, या तो हम ये कहें ना कि है नहीं एक चीज़, वो सब कुछ मौजूद है, सिर्फ बात ये है कि उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया और उसको हमने चेक कैसे किया। ठीक। अब जब एक जगह से एक इंडस्ट्री जब लगने जाती है तो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन एक एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट लेते हैं। बिल्कुल, ये मेरी ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी इंडस्ट्री है, मेरा इतना मैं पोल्यूटेंट हूँगा और इतना मैं उसका ऑल्टरनेट कर दूंगा। अब जो नई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव में, वो ये कहते हैं कि अब आप सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें और नेट जीरो की बात करें। ठीक। इन दोनों बातों का मतलब ये है कि आप जिस जगह फैक्ट्री, मतलब सपोज ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम हैजार्डियस वेस्ट है तो हम उसको रिसाइकिल करें। अगर हमारा वेस्ट जो कोई ऐसा वेस्ट है जो डंप किया जा सकता है, हम उसको डंप करें। कुछ ऐसा वेस्ट है जो आपका केमिकल वेस्ट है, आप उसको जिसको कहते हैं कि ट्रीट करें पहले, और फिर उसको आप, ताकि वो आपकी सॉइल को भी इरोज ना करे। तो इन चीजों को आप इस तरीके से चलाएं कि वो सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब आप जहां से शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन आपकी वजह से कॉज हुई है, जब पोल्यूटेंट हुए हैं आप, तो आप जब वापस उस जगह तक पहुंचे तो वो रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस वाली बात पे चला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, इस वक्त आज की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो खैर किसी भी इदारे में हमारी कहाँ ही होती है, जो हुकूमत आती है उसके अपने प्लान्स होते हैं, मतलब इदारों के पास भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती कि जिसने भी आना है इसी को फॉलो करना है। फुकदान है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, या फिर कोई इस तरह के मामले? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बेशक नाम बदल दिया करें, वो काम चलते रहने दिया करें। हाँ, अपने नाम लगा दें लेकिन काम चलने नाम दें। मतलब एक नाम है, उसका मैंने ए नाम रखा, आप उसका बी रख दें, आप उसका XY रख दें, वो काम चलता रहे। सही। दूसरी बात ये है कि कुछ जगहों पे हमें, क्योंकि जिस तरह का डिजास्टर्स हमारा वेदर चेंज शिफ्ट्स हो रही हैं, उसको देखते हुए हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी है। ठीक, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों कर, बोथ। इमीडिएट प्लानिंग भी हमारे पास होना चाहिए, लॉन्ग प्लान भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा, देखने वालों को मैसेज दीजिए, बताइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, हम अपनी छोटी छोटी सी कौन सी आदत को बदल सकते हैं, हम छोटी छोटी सी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि हम अपने तौर पर हिस्सा डाल सकें अपने माहौल को साफ रखने के लिए या फिर मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए? देखिए, मैंने कभी ना जज्बाती बात नहीं की, लेकिन थोड़ी सी बात करने लगी हूँ, अगर हमारे नाजरीन देख रहे हैं दिल तक पहुंच जाए, कि उनके दिल तक पहुंच जाए। देखिए, एक चीज़ है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि आप फॉरेस्टाइजेशन करें। जब फॉरेस्टाइजेशन की हम बात करते हैं तो आप अपने बुजुर्ग जो कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए हैं यहाँ से, उनके नाम के पौधे लगाएं। सही। और आप पौधे लगाएं अपने बच्चों के नाम पे, जिन्होंने बड़े होना है और जिन्होंने फ्यूचर जनरेशन बनना है। ठीक। ये जगह हमने उनके लिए छोड़ के जानी है, तो कम से कम जिस तरह अल्लाह ताला ने दी है, अगर हम उसमें एडअप नहीं कर सकते तो उसको कम से कम गंदा करके तो ना जाएं। तो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि सोलर एनर्जी को यूज़ करें, विंड एनर्जी को यूज़ करें, आप जो है वो बायोगैस की तरफ जाएं। तो थोड़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ऊपर फोकस करना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू करेंगी, ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी मीडिया पे आएंगी, खुद ब खुद वो प्रोजेक्ट सामने आएंगे, खुद ब खुद वो सेलेक्ट होके आपके नेशनल लेवल पर भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहीं और हमने अपने तौर पर कोशिश की है कि आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाएं कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में हम कितने खतरे में, और इस खतरे को कम करने के लिए यकीनी तौर पर मुझे और आपको भी किरदार निभाना है। किरदार डॉक्टर साहिबा ने बता दिया है कि पौधा एक एक लगाना शुरू कर दें, सिर्फ लगाना नहीं है, उसकी हिफाजत भी करनी है, उसको बड़ा करके उसको दरख्त भी बनाना है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मनाया जा रहा है जी ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन। आपको भी पता होगा, ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से ऑटिज़म का शिकार बच्चे जो कि साबी तौर पर, मुकम्मल तौर पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो कुछ को बात करने में मसाइल होते हैं, उनकी जो मतलब मूवमेंट है वो मुतासिर हो सकती है, वो शाय बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मतलब लोगों से मिलना, घुलना मिलना, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। उनको किस तरह से हम लोग अपने माशरे का अहम हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनकी अपनी वजह से नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया गया है। तो ऐसे में मुझे एक बात याद आ गई। चंद रोज़ पहले किसी कॉफ़ी शॉप पे मैं बैठी हुई थी और वहाँ पर ऐसे ही एक मदर फादर जो है वो अपने ऑटिस्टिक बच्चे को लेकर आए। आपको पता है कुछ को चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको पकड़ के लाया जाता है। अब मैं वहाँ पे बैठी हुई और मैंने ये नोट किया कि जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे, जितने लोग बैठे हुए थे, कोई खाना खा रहा था, कोई बात कर रहा था, उन सब ने सब कुछ छोड़ा और उनको घूरना शुरू हो गए। और आप यकीन जाने, बाय द गॉड मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ कि प्लीज़ इन लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दें। जब आप किसी को घूरेंगे, देखेंगे, वो ऑड फील करते हैं भाई, वो हमारे माशरे का हिस्सा है, जिस तरह से भी है। कोई जा भी रहा है, उसके देखते हैं, उसे एक स्माइल दें अच्छी सी कि इट्स ओके, आप भी हमारी तरह ही लोग हैं, आप में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग घूरना शुरू कर दें। इसी पे आज हमने बात करनी है। ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन है और ये भी बताया जा रहा है कि अब ये जो ऑटिज़म है ये आने वाली नस्लों में बढ़ता जा रहा है। पहले कोई कोई केसेस रिपोर्ट होते थे, अब बहुत ज़्यादा बच्चों में ये ऑटिज़म पाया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे। आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है जी हम मशअले राह फाउंडेशन इन्होंने बनाई है। इनके अपने जो है वो घर में भी ऑटिज़म का शिकार जो है वो बच्चे मौजूद, उन्हीं के लिए ये काम कर रही हैं। तो आज इन्हीं को इसीलिए हमने बुलाया है बात करने के लिए कि किस तरह से लोगों के रवैये नॉर्मल करने हैं और किस तरह से ऐसे बच्चों को इन हमारी सोसाइटी में आम जिंदगी गुजारने के लिए हमने हेल्प करनी है, एफर्ट करनी है। आमना आफ्ताब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आमना साहिबा, सबसे पहले तो बताइएगा कि अपने घर की कहानी से शुरू कीजिए। लोगों के क्या रवैये रहे, किस तरह से पाला आपने, किस तरह से जो है वो माशरे में अहमियत दिलाई और आज तक क्या मुश्किल देखने को मिलती है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे खुशी की बात ये है कि आप जैसे जबरदस्त चैनल्स जो हैं वो इस पे एक्चुअली बात करना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, आपकी वजह से हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं आमना आफ्ताब सबसे पहले माँ हूँ, दो बहुत ही प्यारे बच्चों की। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे बच्चे दिए। एक आजमाइश थी, उस वक्त तो समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो गया। हर माँ की तरह मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास ये बच्चे कैसे आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब्र और शुक्र, और फिर जाहिर बात है एक जब माँ के लिए सर्वाइवल की बात आ जाती है, जब उसने अपने बच्चों को बचाना होता है माशरे के रवैयों से, तो वो खुद ब खुद खड़ी होना शुरू होती है। वो वाला टाइम भी देखा कि लोग बच्चों को हमारे सालगिरहों पे नहीं बुलाते थे, शादियों पे नहीं बुलाते थे कि हम नजर लगा देंगे, हमारे बच्चे किस तरह करेंगे। तो मैंने दुनिया के वो रंग देखे जो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, वो एक्चुअली चेंज होने वाली बात है। डिसेबिलिटी या किसी किस्म की स्पेशल नीड्स किसी भी घर आ सकती है किसी वक्त। कोई माँ बाप उसको दुआ करके लेकर नहीं आता, लेकिन जब वो आ जाती है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमारा अल्लाह कभी गलती नहीं करता। बेशक बेशक। अगर हमें इस बात पे यकीन है तो ये बच्चे अपनी जात में मुकम्मल है। हमारी अकल समझ छोटी है कि हमें ये नहीं पता कि हमने इनके साथ कैसे रहना। ठीक, आमना आफ्ताब, मुझे ये बताइए कि कब पता चला कि घर में जो मतलब आपकी औलाद है वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है?
कब एहसास हुआ पहली बार, और फिर मैनेज किस तरह से किया? क्योंकि आप मशअले राह हैं, आप आईना हैं बहुत सारी उन माओं का जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं और वो सोसाइटी से तंग आ चुकी हैं। हर माँ की तरह मुझे भी एक बहुत बड़ा शॉक था, झटका था। और एक्चुअली मेरे बच्चों को जो डिजीज है वो बहुत रेयर है दुनिया में। दैट इज ओनली 1 in 10 million, हर 10 करोड़ के बाद। और डॉक्टर्स ने कहा था इसमें ना ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। ब्रेन सेल्स खत्म तो आपको पता है इंसान, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था 2 से 4 साल तक ये सिर्फ सरवाइव करेंगे, उसके बाद आप तैयार रहें। और आज माशाल्लाह मेरा बेटा 20 का होने वाला है माशाल्लाह। और अल्लाह का मोजा है मेरे घर। लेकिन जो उस वक्त का रवैया होता है ना, मैं अगर जनरली बात करूं माँ के लिए, देखिए जब भी कोई बच्चे का, हम किसी भी माँ को पता चलता है वो कोई डिजीज रेयर, मैं बात नहीं कर रही यानी कि ऑटिज्म भी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, कोई बच्चा ब्लाइंड है, डेफ है, किसी तरह भी, सबसे पहले माँ डिनाइल में चली जाती है। ठीक नहीं हो सकता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा लेट बोल रहा होगा, हमारे खानदान में लड़के जरा लेट चलते हैं, लेट बोलते हैं, लेकिन अच्छा उस डिनाइल से निकल, जैसे बच्चा 4 साल का होता है उसका टाइम जाया हो चुका होता है, फिर माँ कंपेयर करना शुरू करती है, अच्छा बाकी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, हाँ। ये तो अभी तक अपने आप को मार रहा है, ये वॉशरूम नहीं जा पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। उसके बाद जब 5-6 साल का हो जाता है बच्चा, तो वो आगे फिरना शुरू करते हैं डॉक्टर्स के पास कि जी अब इसका इलाज कर दे और ये कब ठीक होगा। जो डिले है मदर्स की तरफ से उन बच्चों को प्रॉपर थेरेपिस्ट पे लाने के लिए, वो उनका बहुत टाइम जाया कर देते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है स्पीच थेरेपी की। 7 साल तक एक बच्चा जो है उसकी स्पीच में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टाइम गुजर जाता है तो उस बच्चे का बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि माओ को समझदारी से, अगर वो जरा भी कोई ऐसे सिम्टम्स देखें जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह के नहीं हैं, प्लीज खुदारा इनको फौरी तौर पे सही हाथों में लेके जाए। ठीक, आमना आफ्ताब, मुझे ये बताइए कि इन बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? इनके लिए सेंटर्स कितने मौजूद हैं जहां पर ना सिर्फ इन बच्चों को बताया जा सके कि वो भी माशरे का एक अहम और नॉर्मल हिस्सा हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी प्रॉपर आगाही दी जाए कि ये भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये किसी शर्मिंदगी का बायस है। अगर आप इनको बाहर लेके जाएंगे, किसी गैदरिंग में लेके जाएंगे, तो ये बच्चे बिल्कुल भी किसी तरह की शर्मिंदगी का बायस नहीं है। मुझे ये बताइए कि हुकूमती सतह पर कौन कौन से इकदाम आपको लगता है कि आज तक नहीं हो सके जो होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊंगी कि जो मरियम नवाज साहिबा, जो हमारी सीएम साहिबा ने इफ्तिताह किया है ऑटिज्म सेंटर का लाहौर में, इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव। अगर हमारे मुल्क के लीडर्स इन चीजों को समझ के आगे लेके चले तो कितनी खूबसूरत बात है। यही तो एक गैप है कि जब हमारे लीडर्स, हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा। सही। अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। अच्छा, अब जो गैप आ रहा है, एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में बच्चा 12 से 13 साल में चला जाता है, लेकिन उसके बाद क्या, वो बच्चा कहाँ जाएगा? अब मेंटली तो वो बच्चा छोटा रह गया, लेकिन फिजिकली तो वो बड़ा हो रहा है। लड़कियां हैं, उनमें प्यूबर्टी भी आ रही है, वो एग्रेसिव भी हो रहे हैं, अपनी बात अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसे इदारों की जो एडल्ट बच्चों को डील करें, बहुत तशद्दुद करना है, बहुत ज्यादा। ठीक। और फिर जो आपने बहुत अच्छी बात की, जो हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम होता है, उस पर जरूर बात करनी चाहिए और वो जरूर डेवलप करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए आमना आफ्ताब, आपके घर में मिसाल मौजूद है, आप जब बच्चों को बाहर लेके जाती थी या फिर किसी भी जगह पे जाना पड़ता है, लोगों का रवैया क्या देखा? क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में ही देखने वालों को भी बताया कि मैंने बड़ा ऑड फील किया कि इस तरह से जो है वो सब लोग अपने सारे काम छोड़ के उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को देख रहे हैं, घूर रहे हैं। कितना ऑड फील कराएंगे हम? आप यकीन करें कि मैं जब अपने बच्चों को लेके निकलती थी, जब वो छोटे थे, तो मेरे बच्चे ज्यादा खौफ में चले जाते थे कि मामा सब हमें क्यों देख रहे हैं। और मैं उनसे कहती थी, बेटे जस्ट छोड़ दो, बस ये आपका काम नहीं है, हम लोगों को, आप इतने प्यारे हो, वो आपको इसलिए देख रहे हैं और कोई वजह नहीं है। मेरी बेटी व्हील चेयर पे नहीं बैठती थी और मैं कहती थी उससे, मैं कह बेटे अल्लाह मियाँ आपको ना सबसे ज्यादा प्यार करता है, आप अल्लाह मियाँ की फेवरेट हो। हम सब चलते हैं ना तो हम थक जाते हैं, अल्लाह ताला चाहता है कि आप प्रिंसेस हो और आप हमेशा व्हील चेयर पे बैठो। सही। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मैंने व्हील चेयर पे बैठना और जो मर्जी मुझे देखे, मैं तो प्रिंसेस हूँ।
तो ये माइंडसेट की बात है, जो अपने बच्चे के ऊपर भी काम करना होता है, माँ को भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी, अल्लाह माफ करे, मैंने वो बातें सुनी है खराब बच्चे पैदा करने वाली, पता नहीं कौन से ओह गुनाह माय की सजा गॉड। दी है, और अल्लाह से माफी मांगा करो। और अक्सर औरतें गुजरते हुए पूछती थी कि ये गिर गया था, तुम ख्याल नहीं रखती थी बच्चे का। भाई मैं माँ हूँ, मुझसे ज्यादा किसने ख्याल रखना है उस बच्चे का। लेकिन अगर आप उस बच्चे की एक डिसेबिलिटी या लर्निंग प्रॉब्लम्स की वजह से आप उसको इस पे टैग कर दें, और खास तौर पे ना यहाँ पे हमारा एक और क्या प्रॉब्लम है, औरत, हर चीज का इल्जाम घूम फिर के माँ पे औरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़ा नहीं है, तुमने ठीक तरह पढ़ाया नहीं होगा, तुमने टाइम नहीं दिया होगा, हम्म। तुम्हारा ध्यान का होता है, यानी कि हर चीज जो है ना वो माँ के ऊपर आ जाती है। सही। लेकिन ये कि माँ को हमारी मजबूत रहना चाहिए। आमना और आफ्ताब, इन बच्चों आपके जी घर में आपके अपने 2 बच्चे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास बनाया है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। और दूसरा ये बताइए कि आप एनजीओ भी चला रही हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो जब आपके घर से ही ये मामला शुरू हुआ, आपने यकीनी तौर पर डॉक्टर से मिली, आपने स्टडी की इस बारे में कि ऑटिज़म क्या है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में पालना था। ऑटिज़म रीज़न क्या है? आज तक क्या डॉक्टर्स या हमारे साइंटिस्ट बता सकें कि रीज़न क्या है, बच्चों में ये कमी क्यों रह जाती है? अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑटिज्म है ना वो किसी डिजीज का नाम नहीं है। ठीक। दिस इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिले। हम्म। जैसे ब्रेन की वायरिंग होती है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जैसे आप गर्म पानी में हाथ डालेंगे, हाथ जलेगा, ठीक है, तो ये हमें फौरन मैसेज कन्वे हुआ हाँ। ब्रेन से, जो हमारे हाथ में जा रहा है। हम्म। अब इन बच्चों का क्या होता है कि वो जो वायरिंग है ना वो डिस्टर्ब है एक्चुअली, हम्म। सेंसरी इश्यूज होते हैं, इनके सोशल बिहेवियर्स के होते हैं, ये आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इनको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्रॉपर गाइडलाइंस और टाइमली इनकी थेरेपी शुरू कर दी जाए, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब ऑटिज्म भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं, माइल्ड टू स्क्वेयर। सही। अगर बच्चा माइल्ड में है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारे काम अपने इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगेन एक अच्छी गाइडलाइंस और उसकी जरूरत है। ठीक। मेरा आमना जब आफ्ताब, हमने इससे पहले मेरा ख्याल है शायद कम ही सुना हो कि किसी मतलब सूबे के बड़े ने, आला अफसर ने इस बारे में इस तरह से बर्मिला इजहार किया हो या फिर बात की हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि उनको ये बच्चे बड़े पसंद हैं क्योंकि उनके अपने घर में, उनकी बहन के घर पे भी ये मिसाल मौजूद है। उनकी जानिब से अब कोशिश की जा रही है कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स को अपग्रेड करना है, इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम करना है, फिर इनको आने जाने की जो बसेस की सहूलियात हैं वो भी फराहम करनी है। मुझे ये बताइए कि ये कितना है और मजीद अभी कितने की ज़रूरत है हमें? माशाल्लाह सीएम साहिबा का बहुत अच्छा कदम है इस तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी तेजी से इस वक्त लर्निंग डिसेबिलिटीज और डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं। आपको पता है इस वक्त 1 in 36 चाइल्ड, हर 36 बच्चे के बाद एक बच्चा ऑटिज्म के साथ आ रहा है। सही। जितने भी इदारे कायम करें कम है। और बच्चों को, जैसे कि पहले बात हो रही थी कि कोई ऐसी रिसर्च या ये क्यों हो रहा है, अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक हमें रिसर्च पढ़ाई जाती है वेस्टर्न कंट्रीज की, क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हुए रिसर्च सेंटर। सही। इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी रिसर्च सेंटर डेवलप कर रही है ताकि हम बच्चों के अपने पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स के मुताबिक अपने बच्चों का देख सकें कि उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स क्या है, कैसी दवाइयां दें, क्या खाने में दें। अब देखिए, एक जो माँ है जब उसका बच्चा होने वाला होता है, हम क्या कहते हैं कि आप खालिस दूध पिए, खालिस घी खाएं, देसी अंडे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पेस्टिसाइड्स जो भैंसें खा रही हैं वो चारे की शक्ल में, वो कितना ज्यादा डेंजरस है एक माँ के लिए सही। और आने वाले बच्चों के लिए। तो इसीलिए सारी डिसेबिलिटीज और ये सारा कुछ बढ़ रहा है। और पहले आप देखिए लोग खालिस ग़िज़ा खा रहे थे तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। ठीक। ठीक है आमना आफ्ताब, आप हमारे साथ मौजूद रही, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो एक्टिविटीज़, जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो इस वक्त माशरे की
अहम ज़रूरत हैं, लेकिन वो इक़दामात अभी कम हैं, मज़ीद की ज़रूरत है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन बच्चों को ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर काम हो रहे हैं बल्कि माशरती सतह पर हमें इंडिविजुअली इनको एक्सेप्ट करना है। प्लीज़ उनको घूरना, उनको गौर से देखना, उनको बेचारा कहना, ये बंद कर दीजिए। हम लोग अपने तौर पे ये कर सकते हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।